वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपके स्पेशल डिमांड पे हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपके अलाइड मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो आपको फ्रेंड्स ये जानकारी होगी कि जो अलाइड मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक एसोसिएट होते हैं टेक्नीशियन के तौर पे, और जो टेक्नीशियंस ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का स्पेसिफिक होता है। जैसे आपके कार्डियोलॉजी का है तो वो कार्डियक टेक्नीशियन है, कोई ओटी के टेक्नीशियंस होते हैं ऑपरेशन थिएटर के। इसी तरह से आपके डिफरेंट आपके मेडिकल लैब टेस्टिंग जो होता है उसके अलग टेक्नीशियंस हैं। तो ये डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए उनको जो भी डॉक्टर्स जो डायग्नोज करते हैं पेशेंट को, तो उसमें टेस्टिंग होती है, उसकी एक थेरेपी कुछ दी जाती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए टेक्नीशियंस ही वहां पे उनके लिए मौजूद होते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक इसमें एक कोर्स जो चूज किया है आपके लिए वो है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का सबसे पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूं कि ये काम क्या करते हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होता है वो आपका जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को लेकर के, लंग्स फेलियर को लेकर के, तो वे वहां पर असिस्टेंस देते हैं पेशेंट्स को। ऑक्सीजन गैस के साथ इनका बहुत ज्यादा जो है कनेक्शन होता है। तो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो 95% टाइम्स आईसीयूज में, जो इमरजेंसी केसेज हैं वहां पर जब भी एक डॉक्टर वहां पे सर्जरी कर रहे होते हैं या किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई का जो काम है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के ही जिम्मे होता है। और भी अलग अलग तरह के मशीन्स को वो ऑपरेट करते हैं, वो मेंटेन करते हैं इस चीज को कि जब तक पेशेंट का कोई भी मतलब थेरेपी चल रहा है, उनको डायग्नोसिस करना है, उनको मॉनिटर करना है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो बॉडी में लंग्स को वो किस तरह से, किस मात्रा में उनको सप्लाई दी जा रही है, इन सारी चीजों को ये एक आपके रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है वो बराबर मॉनिटर करते हैं, उसमें डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं। हम लोग आज 3 बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, जो है आपके अपॉर्चुनिटीज की, आरटीज के अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंडिया में स्कोप क्या हो सकता है और फ्यूचर क्या है। और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा यह भी देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जो अभी वर्क फोर्स है इंडिया में वो किस लेवल पे है, और इससे मीन्स आपकी अपॉर्चुनिटी जो है सो, या फिर जो अपकमिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी और इसमें है क्या। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता है वो एक मीन्स हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर, मीन्स जो पर्सनल क्लिनिक्स हैं, जैसे आपके पल्मोनरी डिजीज के जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पर इनके जॉब्स होते हैं। आपके हॉस्पिटल्स में जैसे मैंने बताया कि आईसीयूज में इनका 95% टाइम्स जो है सो वर्क होता है। और कहीं न कहीं आपको यह भी जानना चाहिए कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो काफी ज्यादा जो है उसमें गैप है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं कि इनके जो मीन्स अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में आज के डेट में वर्क फोर्स को देखते हुए, वो ओनली 68% है। तो जो 32% इनकी एक संख्या है, वो जो गैप है उसकी भरपाई के लिए किसी भी तरह का ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो बनाया नहीं जा रहा। लेकिन जो आने वाला टाइम है वो कोरोना की वजह से इसमें डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने जा रहा है और बढ़ चुका है ऑलरेडी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना का जो 3rd स्टेज होता है, इसमें जो एक डायग्नोज किया जाता है किसी पेशेंट को कोरोना का, तो 3rd स्टेज में अगर कोई है तो वो न्यूमोनिक हो जाता है। और निमोनिया को अगर क्योर करना है तो डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं। और वेंटिलेटर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ही वहां पे मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से आप समझें कि जैसे जैसे बीमारियों का और मीन्स पांव पसरता जा रहा है इंडिया के अंदर, जैसे जैसे यहाँ पर लंग्स डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस बढ़ रहे हैं, जैसे टीबी है, एस्थमा है, आपका बच्चों के अंदर जो है सो इस बीमारी का काफी ज्यादा जो है मीन्स प्रकोप देखा गया है।
और मैं आपको एक डेटा बताता हूं 2018 का, जिसमें कि सेकेंड हाईएस्ट जो डेथ्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन की ही वजह से इंडिया में हुए हैं, जिसमें कि टीबी है, अस्थमा है, आपका ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, लंग फेलियर है, लंग कैंसर है, बहुत तरह के इस तरह से मतलब जो 10 लाख लोगों के इंडियंस की जो मौतें हुई हैं 2018 के अंदर, सेकेंड हाईएस्ट जो एक रिकॉर्ड है वो आपका रेस्पिरेटरी डिजीज से ही हुआ है। तो आप ये समझें कि अब जो लंग्स के डिजीजेस हैं वो जितने बढ़ते जाएंगे उतनी जो है सो डिमांड आपके टेक्नीशियंस की, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की, वो बढ़ती ही जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी की कमी तो नहीं होने जा रही है। ऑलमोस्ट आप समझें कि आने वाले समय में जितना भी हमारा अभी तक लॉस हुआ है जो पोल्यूशन की वजह से, जो मीन्स आज के डेट में हम लोग जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का हैरासमेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारा मीन्स एक एयर खराब हो रहा है, तो बीमारियां हम नई नई लेकर आ रहे हैं रोज। तो इसलिए ऐसा आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है उसकी डिमांड अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। और कोरोना तो आपको पता ही है कि किस तरह से अफेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ तो उनकी ही जरूरत पड़ रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मीन्स इस डिजीज और इसके क्योर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स की अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम टाइम कहां पे इनको देखनी चाहिए अगर कोई भी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का कोर्स करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की कोर्स वैसे ही कॉलेज से करिए जहां से कि आपको मीन्स प्लेसमेंट दी जा रही हो, जैसे कि आपके एम्स का है, वीएमसी आपका वेल्लोर मेडिकल कॉलेज से है, या फिर आप निजाम मेडिकल साइंस से है हैदराबाद से। तो इस तरह के जो भी कॉलेजेस जो मेंशन्ड है आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस से ही अगर आपकी डिग्री होती है तो कहीं कुछ चांस बनता है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है वो है कि आप जैसे ही बैचलर कंप्लीट करते हो आर्टिज में, हालांकि इसमें डिप्लोमा भी होता है, बट वी सजेस्ट कि आप डिप्लोमा ना करके बैचलर ही करो, +2 के बाद दोनों होता है। तो और पीसीएम पीसीबी दोनों कर सकते हैं, 4 ईयर कोर्स भी है, 3 ईयर कोर्स भी है। तो जैसे ही आपका बैचलर कोर्स खत्म होता है वैसे ही आप ज्वाइन करिए एमबीए, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप एमएससी भी करते हैं तो भी मैं दोनों के स्कोप बता देता हूं। हाँ, इसमें पीएचडी भी होता है, यह भी आप जान लो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मास्टर्स प्रोग्राम एमबीए किया तो फिर आप यहां पर कंपनियों के नेम्स देखिए, और जो मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेज है रेस्पिरेटरी थेरेपी को लेकर के, उसमें इन कंपनीज ने इंडिया में ऑलमोस्ट 75% अपने जो है सो धाक जमाई हुई है। यानी कि इंपोर्ट जो होता है हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेज वो 75% होता है। तो इस हिसाब से मेडिकल इक्विपमेंट के या मेडिकल डिवाइसेस के रेस्पिरेटरी थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आपका थेरेपेटिक डिवाइसेज है, आपके डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेज है, आप डिवाइसेस के देखिए पिक्चर्स भी देख सकते हैं, और एक डिस्पोजेबल डिवाइसेस भी होता है जैसे मास्क वगैरह हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिज के मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके कंपनीज हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं इंडिया में या फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहां पर आपकी जॉब निश्चित हो जाती है। कि अगर आपने मार्केटिंग सेल्स में भी एमबीए किया हुआ है तो आपका जो बैचलर डिग्री है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फिनोमिनली आपके लिए एक रोल प्ले करेगा, कि आपको वहां पर पहली प्रायोरिटी मिलेगी। वहां आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, आप एप्लीकेशन मैनेजर बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। कंपनी मीन्स आपको वहां पर मार्केटिंग रिसर्च में डाल सकती है, एनालिस्ट हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल के बाद जो आईसीयूज में आपका जो जॉब होता है हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पर सैलरी ब्रेकअप भी जो है सो वो काफी डिफरेंट होता है। तो ये जो चीज आप कर सकते हैं अगर, तो आप सेल्समैन से उठा लीजिए। हाँ, ये मैं भी आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए किया और आपको तुरंत मैनेजर कोई कंपनी बना देगी, वो ऐसा नहीं हो सकता। आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, मैनेजर भी बन सकते हैं, लेकिन सेल्समैन से भी आप स्टार्ट करेंगे तो यू हैव बेटर फ्यूचर।
जहां पर कि आपको यह समझ में आएगा कि अगर आपने एमबीए करके या मास्टर्स और भी इसमें कोर्सेज मीन्स फॉरेन से भी कोर्सेज होते हैं, तो इसमें मास्टर्स अगर आपने करके यहाँ पर कोई भी कंपनी को ज्वाइन किया है, देन स्काई इज द लिमिट फ्रेंड्स। अच्छा, एमएससी डिग्री अगर आप करते हैं तो रिसर्च फील्ड में यहाँ बहुत स्कोप है आपके लिए, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलपमेंट डेली की बेसिस पे किया जा रहा है, और न्यू टेक्नोलॉजीज की ही बदौलत न्यू डिवाइसेस को जो है इनोवेट किया जा रहा है, क्रिएशन उसका जो है सो हो रहा है। तो कंपनीज इंडिया में आज के डेट में जो आना चाह रही हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस में ज्यादा उनका जो है सो रुझान है, क्योंकि जो एफडीए मेडिकल सिस्टम में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक कहते हैं जिसको एफडीआई, तो उसका आप समझें कि कहीं न कहीं इंडिया जो है सो बहुत बड़ा मार्केट है बाहरी कंपनियों के लिए, बाहर के देश की कंपनियों के लिए। और अभी जो एक मतलब रिपोर्ट आई हुई है कि चाइना से जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं वो सारे जो है सो इंडिया में अभी शिफ्ट करना चाहते हैं, लगभग 200 ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इसी तरह से आप कहीं न कहीं अपने आप को इस कोर्स को करने के बाद सेफर जोन में पाएंगे कि अगर आपके पास बैचलर के बाद अच्छी एक एमबीए की डिग्री हो जाए या मास्टर्स भी हो जाए, तो आपकी सैलरी वहां मैटर नहीं कर रहा, वहां सिक्योर जॉब, एक आपको डेफिनेट जॉब यहां पर जो है सो मिलने की पूरी चांसेस 99.99% है। और चैलेंजेस मैं आपको अब थोड़ी सी बता देता हूं कि चैलेंजेस यही हो सकता है, जैसे आप अगर कॉलेज को सबसे पहले तो देख लीजिए कि कॉलेज आपने कौन सा चूज किया है, क्योंकि उसी के बदौलत आपकी प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। दूसरा चैलेंज ये हो सकता है कि जो हॉस्पिटल्स आप ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैलरी इश्यूज है कि यहाँ पर एक फिक्स सैलरी होगी और वो आपका मान लो कि 2800 का पे स्केल है अगर, तो फिर वो मीन्स फिर 5400 जाने में, फिर उसके बाद आगे बढ़ने में 10-10 साल का ड्यूरेशन जो है सो यहाँ पे लग जाता है, और एक्स्ट्रा वर्क आप कुछ ऐसा ज्यादा कर नहीं सकते। इसलिए ये चैलेंज आपको हॉस्पिटल्स जो सरकारी है वहां पर देखी जा सकती है। टीचिंग लाइन में अगर आप आ जाते हैं, चूंकि आपके पास इस तरह की डिग्री है जो कि इस फील्ड में ही टीचिंग में भी आप प्रोफेशन जो है सो चूज कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग में भी फिर कंस्ट्रेंट आपको पेमेंट को ही लेकर के होनी है, सैलरी को ही लेकर होनी है कि यहाँ भी एक फिक्स सैलरी है, उसके बाद फिर जो है सो ज्यादा इंक्रीज जो है सो सैलरी में नहीं होता। और कंपनीज के साथ क्या चैलेंजेस हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट चैलेंज है कि आपको कौन सी कंपनी मीन्स रिक्रूट कर रही है, कंपनी का किस तरह का बायोडेटा है, किस तरह का उनका पोर्टफोलियो है, तो वहां पर फिर आपका जो है सो उसके मार्केट वॉल्यूम के ऊपर, मार्केट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी, आपका फ्यूचर। तो यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस जो है सो इस प्रोफेशन के साथ हो सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा फ्रेंड्स। आप एडमिशन को लेकर के और जितने भी इससे रिलेटेड आपके सिलेबस हैं या और भी इसमें फीस क्या है, ये सारी चीजें जो है और मतलब सैलरी ब्रेकअप क्या है, ये सारी चीजें मैंने फिगर में आपको दिखा दिया है। तो आप मीन्स वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए फिगर से ही आप ये समझ सकते हैं। और इसमें आप अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि मेडिकल साइंस में आपको जाना था लेकिन आपके एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं है या फाइनेंशियली आप उतने अच्छे नहीं है, साउंड नहीं है, तो फिर आप मेडिकल फील्ड में जाने के लिए अलाइड मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। और इसके फ्यूचर जो है बाकी कोर्सेज जैसे फार्मेसी है, जैसे आपके डेंटल साइंस है, उनसे तो बेहतर है ही। और ये आपको डेटा जो है सो मैं आगे भी दूंगा। आप अपने अगर कुछ भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे अभी खत्म होता है। आगे हम लोग और भी कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, तो इस सीरीज के सारे कोर्सेज के बारे में आप अपडेट जरूर लेते रहिए, बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी आप बताइए करियर ऑप्शंस के बारे में। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।